आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज ओशो की डेथ एनिवर्सरी है और बस यूं ही बैठे बैठे अंतर से एक चेतना सी हुई कि क्यों ना मैं अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस कि ओशो तक मैं कैसे पहुंची। तो दरअसल कहानी बहुत पुरानी है और जैसे कहते हैं कि इट इज़ द मास्टर हु चूजेस हिज डिसाइपल। आप अपने गुरु को नहीं चुनते हैं, आपका गुरु आपका चुनाव करता है। तो मेरे ख्याल से ओशो मुझे बहुत पहले ही चुन चुके थे, लेकिन मैं शायद उन तक पहुंची हूँ बहुत देर से। सिलसिला यूँ शुरू हुआ। बात है ये मेरे ख्याल से 95-97 की बात होगी। मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र हैं, मेरे पहले मित्र जो बॉम्बे में बने थे, वो पूना से हैं और उन्होंने अपने हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए मुझे पुणे बुलाया था। इट वाज इन 95-97 समथिंग इन बिटवीन। और कोरेगांव पार्क के पास ही उनका घर था और हम यूं ही ऐसे ही टहलते हुए कोरेगांव पार्क की गलियों में घूम रहे थे और अचानक हम ओशो आश्रम के बाहर पहुंच गए। और मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, ओशो ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट, मेडिटेशन रिजॉर्ट समथिंग इट वाज रिटन। चलो अंदर चलते हैं तो मैं अंदर चली गई, मेरे मित्र भी साथ में थे और रिसेप्शन पे हम गए और हमने कहा कि हम अंदर जाना चाहते हैं, अंदर क्या होता है। तो उन्होंने बोला अंदर ध्यान होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हम करना चाहते हैं एक दिन के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपका आईडी, तो मैं अपना आईडी कैरी नहीं कर रही थी बॉम्बे से, तो मैंने कहा आईडी तो नहीं है मेरे पास में। तो बोले फिर आप नहीं अटेंड कर सकते आईडी के बिना। तो आई टुक इट इन अ स्ट्राइड। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है ओके तो मैंने वहाँ पे, जब हम आश्रम के बाहर से गुजर रहे थे तो बहुत सारे ओशो सन्यासी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे एंड एवरीबडी वाज वेयरिंग दिस मरून रॉब। और देख के कुछ जैसे कुछ कुछ खींच रहा था मुझे, ये मरून रोब जो है, ये ऐसा लग रहा था कि दिस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है, दिस इज माई कलर, सो दिस इज माई ट्राइब, दिस इज हाउ इट केम। बट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो आया और चला गया वो ख्याल, और ये बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे मित्र जो हैं, क्योंकि वो पुणे में ही रहते थे, तो उनका ओशो आश्रम उस घटना के बाद आना जाना शुरू हो गया। और उन्होंने मुझे फिर 98 में, मेरे ख्याल से एक साल बाद, उन दिनों सीडीज आई नहीं थी शायद, तो उन्होंने मुझे 3 कसट्स दिए थे ओशो के। वन वॉज लाइफ, वन वॉज डेथ एंड वन वॉज लव। सो लाइफ, डेथ एंड लव, ये 3 कसट्स जो टेप रिकॉर्डर में डाल के चलाते, वो मुझे दिए थे। और मैंने बहुत सुने वो तीनों, लेकिन मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसमें क्या सुना और उस वक़्त मेरी चेतना इतनी सोई हुई थी कि मुझे कुछ आभास नहीं है, मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ, आई डोंट नो। बहरहाल ये कैसेट्स मैंने सुनी और काफ़ी सुनी, कई बार मैं लगा लेती थी ऐसे ही कुछ समझ में आता था, नहीं आता था, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर उसमें क्या था। बट मुझे याद है कि मैंने वो 3 कैसेट्स, लव, डेथ और लाइफ, ये तीनों मैंने सुनी है बहुत। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी और ये बात वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद में ये बात है 2002 की बात है, मेरे ख्याल से 2001 या 2 की बात है। मैं अपने लाइफ के बहुत ही लो फेज में चल रही थी और
आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में हो गई थी कि ऐसा लगता था कि शायद मृत्यु ही एकमात्र रास्ता रह गया है मेरी 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 जीवन के लिए। और मैं काफ़ी उदास, बहुत बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में रहती थी। और आध्यात्म गुरु वो सब तब तक मुझे कुछ खास जानकारी नहीं थी, और कोई इच्छा भी नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं, या कोई अंदर से एक सर्च या ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं भगवान शिव से जुड़ी हुई थी, तो भगवान शिव के साथ मेरा बहुत डीप कनेक्शन था। और मुझे सिर्फ वही आता था, मुझे सिर्फ शिव की आराधना आती थी। और वो भी आराधना भी कैसी कि मैं आंख बंद करके बस उनमें विलीन, मतलब उनके ध्यान में चली जाती थी। बस उनके स्वरूप को याद करते करते मैं उनमें जैसे कि उनकी वननेस में चली जाती थी। बस मुझे इतना ही पता होता था, मुझे खास कुछ पता नहीं होता था पूजा पाठ एंड ऑल दैट। क्योंकि हम लोग पंजाबी फैमिली से आते हैं, तो बहुत लिबरल फैमिली से, और सिख कल्चर और थोड़ा हिंदू कल्चर हमारा मिक्स है, तो इतना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं है, बट येस द बेसिक्स वर ऑलवेज देयर। सो दैट्स अबाउट इट। और उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक ओशो सन्यासी से हुई, एक फिल्मी पार्टी में। और उनसे मेरी दोस्ती हुई, और उन्होंने मुझे ओशो सेंटर है एक मेरे घर के पास ही, माँ सरिता हैं जो ओशो की बहुत पुरानी सन्यासी हैं। जब ओशो बॉम्बे भी नहीं शिफ्ट हुए थे, जबलपुर से ही एक पत्रिका निकालते थे, तब से उनसे जुड़ी हुई थी, और ओशो ने ही उनका सेंटर खुलवाया था। तो ये सेंटर में मेरे को मेरे मित्र ने इनवाइट किया कि क्यों नहीं आप एक बार आए, सैटरडे को होता था शाम को, तो बोले कि आप आओ एक बार, मज़ा आएगा आपको, एक्सपीरियंस करके देखो। तो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है। मतलब आई वॉज आउट एंड आउट फिल्म इंडस्ट्री गर्ल, occupied with my own lot of issues, and my work, my career, and lot of other things, and so many things were going on. So I was like, okay, I'll come. So I thought I'll not go, or I'll see, whatever. But then मेरा वो दोस्त जो है मुझे उस दिन शाम को लिटरली लेने आ गए, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपके घर के नीचे आ रहा हूँ, आप प्लीज़ आओ, आई टेक यू अराउंड। सो आई वाज लाइक ओके। सो दिस इज़ हाउ आई वेंट इन ओशो सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहाँ पे ओशो का एक बहुत बड़ा ऐसे कटआउट लगा हुआ है ओशो की पिक्चर का, जो समाधि पिक्चर हम जिसको बोलते हैं ओशो की। और जैसे ही मैं वहाँ गई और मैं वहाँ बैठी समाधि पिक्चर के आगे, और जैसे ही वो एनर्जी खुली ओशो की, जैसे ही उनकी एनर्जी निकलनी शुरू हुई, और सो आई जस्ट लुक्ड इनटू ओशोज आईज। बहुत बड़ा कटआउट था, तो मैं जस्ट फर्स्ट रो में एकदम सामने बैठ गई थी उनके, और उनसे मेरी आंखें मिली, और ऐसे हो गई मेरी आंखें जैसे, मतलब एकदम ना तटस्थ हो गई उनके अंदर, जैसे उन्होंने मुझे ऐसे खींच ही लिया अपनी तरफ, और ऐसा लगा उनको देख के, ऐसा लगा कि जैसे ये तो मेरे अपने हैं, जैसे कोई खो गया था और फिर अचानक मिल गया, जो मेरा है, मेरा अपना है। और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और आई डोंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग, बट मेरे अंदर एक हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और मैं बहुत रो रही थी। और बहुत, जब तक वो सत्संग खत्म हुआ, मुझे बहुत अच्छा हल्का सा थोड़ा महसूस हो रहा था, और एक अंदर से एक भाव आ गया था, जैसे कि कोई मुझे मेरा अपना मिल गया है, जिसे मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से, जो कहीं खो गया था भीड़ में, ऐसी एक फीलिंग आई मुझे। और उसके बाद से ये सिलसिला जारी हो गया, और मैं हर सैटरडे को
वहाँ ओशो सेंटर पे जाया करती थी, और वहाँ पे बहुत मेरे अंदर घटनाएं घट रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और ध्यान एकदम स्वतः ही लग जाता था। मतलब कोई ऐसा बहुत ख़ास एफर्ट नहीं किया है मैंने, एकदम बस आंख बंद करती थी और ओशो को सुनते 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 एकदम जैसे शून्य समाधि टाइप सी लग जाती थी। बाकी कुछ खास समझ में आता नहीं था। उसके बाद फिर भी मेरे जो इश्यूज थे लाइफ के वो साथ के साथ चल रहे थे, और मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे मैं लड़ रही थी। मेरे अंदर ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। दरअसल बाद में रियलाइज़ होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर नहीं होते हैं, हमारे ही भीतर होते हैं, और हमें ही उन्हें सॉर्ट करना होता है। तो उस वक़्त नहीं समझता था इतना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब तो ओशो से मेरा एक, आप ये कह सकते हैं कि इश्क हो गया। इश्क जो एक सूफियाना इश्क होता है, मतलब एक रूहानी इश्क होता है, तो इश्क हो गया। जैसे वो एक मोहब्बत उनसे हो गई, और एक जो रिश्ता बना उनसे वो बड़ा कमाल का था। उसको शब्दों में कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये था कि मतलब मैं इतना हक उन पे समझती थी कि मैं उनसे लड़ती भी थी, उनसे बातें भी करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बातों का जवाब भी दे देते हैं। तो एक दिन मैं अपने घर में थी, और बहुत ज़्यादा मैं उस दिन बहुत इमोशनली लो फील कर रही थी, और मैं बहुत रो रही थी। और तब तक मैंने ओशो की एक फ़ोटो फ्रेम करा ली थी, मेरे घर पे लगा दी थी। और मैं ओशो से बातें कर रही थी, और मैं ओशो को बोल रही थी कि मैं आपके पास आई हूँ, और आप तो सब कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं मेरा इलाज करते हो, आप क्यों नहीं मुझे ठीक करते हो, मुझे क्यों नहीं मुक्ति दिलाते हो इन सब चीज़ों से जो मेरे अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं। और हमेशा से, मतलब डे वन से मेरा ये रहा है ओशो के साथ कि अगर उनसे आप बहुत हृदय से जुड़ के अगर आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे प्रश्न करते हैं, तो आपको लिटरली आंसर्स आते हैं उसके, और प्रकृति से कहीं से भी आ जाएंगे आपको। और ये ओशो अपने शब्दों में कह के भी गए जाते वक्त, अपना शरीर छोड़ते वक्त, कि मैं और ज़्यादा उपलब्ध हो जाऊंगा ये शरीर छोड़ने के बाद, और जो भी मुझे बहुत गहरे से पुकारेगा और अपने प्रश्न के उत्तर मांगेगा, उसको उसका उत्तर मिलेगा। ये ओशो कह के गए थे जाने से पहले, तो हमेशा मुझे उत्तर मिलते थे। और जब मैं उनसे ऐसा पूछ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ओशो मुझे कह रहे हैं कि पहले मेरा संन्यास ले, तभी मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊंगा। तो जब ये बात मैंने सुनी कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा संन्यास ले और तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं बहुत अपसेट हो गई, और मैंने कहा कि बस आप रहने दो, बस आज के बाद ना ख़त्म, मैं आऊँगी ही नहीं आपके पास। आप कंडीशंस डाल रहे हो, आप भी कंडीशनल प्यार करना चाहते हो मेरे साथ, आप भी बदले में कुछ मांग रहे हो मेरे से, तो ठीक है, मुझे ये अदली बदली वाला रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे मैं आऊँगी ही नहीं आपके पास, यू नो। और बस ये चल ही रही थी बातें मेरी उनसे, इतने में मेरे घर की बेल बजती है, और एक ओशो सन्यासी, बहुत पुराने ओशो सन्यासी थे, वो वहाँ से गुजर रहे होंगे शायद, तो वो मेरे घर पे आए और मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो ओशो की मैगजीन का नया एडिशन आया है, तो मैंने सोचा कि एक प्रति आपको दे दूँ। तो ओशो यस करके एक ओशो की एक मैगजीन हर मंथ निकलती थी, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने वो मैगजीन देखी, वो मैगजीन का जो कवर पेज था उसका टाइटल था कि संन्यास का महत्व, संन्यास क्यों लिया जाए, संन्यास का महत्व। तो मैं जैसे ही देखा, मैं एकदम से हक्की बक्की रह गई कि ये क्या है, मतलब यही तो भी मेरी बात चल रही थी इनसे। तो मैंने कहा कि वो स्वामी जी अपना चले गए मुझे मैगजीन देके। उसके बाद मैंने वो पूरा आर्टिकल जो ओशो ने कहा हुआ है अपने प्रवचन में, वो मैंने पढ़ा, जिसमें ओशो ने समझाया कि जो सात्विक मार्ग के जो गुरु होते हैं
वो आपके अंदर जब तक आप उन्हें अनुमति नहीं देते हैं, वो आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में एंटर नहीं कर सकते। तो जो संन्यास प्रक्रिया है या दीक्षा प्रक्रिया है, वो आप ये समझ लीजिए कि एक म्यूचुअल, एक MOU जिसको बोलते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक एग्रीमेंट है, दैट आई एम अलाउइंग यू टू एंटर इनटू माय कॉन्शियसनेस एंड डू द लिटिल करेक्शंस। जो भी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, उन चीज़ों को आप ठीक कर दीजिए, यू नो। जैसे आप अपने घर की चाबी किसी को एक विश्वास से आप हैंड ओवर कर देते हैं कि मैं ज़रा देख लेना मेरे घर को, यू नो। तो बस ऐसा ही था। वो मैंने आर्टिकल पढ़ा और मैं आर्टिकल पढ़ती जा रही थी और मेरे आंसू भी निकलते जा रहे थे, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि मैंने ओशो को क्या क्या बोला। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसलिए वो चाह रहे हैं एक्चुअली। तो ये बात आर्टिकल पढ़ लिया मैंने और मेरे जहन में ये बात क्लियर हो गई कि ठीक है, मुझे ओशो का संन्यास लेना है, मैं लूँगी ओशो का संन्यास। और उसके बाद 1 साल मेरे ख्याल से बीत गया, साल भर तक मैं संन्यास का वो मौका नहीं बन पाया, यू नो। जैसे जैसे अस्तित्व करवाता जा रहा था। उसके बाद 1 साल बाद मैं पुणे इंटरनेशनल ओशो रिजॉर्ट मेडिटेशन इंटरनेशनल वहाँ पहुँची और मैंने वहाँ पे अपना नाम लिखवाया। और मैं उस वक़्त बहुत नई थी इस ध्यान के मार्ग में और कुछ ख़ास मुझे पता नहीं था, बस एक इनोसेंस था, एक बहुत इनोसेंस था, समझ नहीं आती थी चीज़ें इतनी। लेकिन बहुत अंदर बहुत सारे द्वंद्व थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि आज मेरी संन्यास प्रक्रिया है, तो बहुत ब्राइट हो रही थी लाइफ। तो मैंने कहा कि आज मेरी संन्यास प्रक्रिया है, तो ओशो के सुबह 6 बजे से ध्यान शुरू हो जाते हैं और अलग अलग बहुत बड़ा है ओशो आश्रम, रोड के 2 तरफ 2 भागों में बटा हुआ है। तो बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है एक हॉल से दूसरे हॉल में, मतलब एक ध्यान वहाँ हो रहा है, एक ध्यान वहाँ हो रहा है। तो मैंने उस दिन सोचा कि आज मेरा शाम को ध्यान है, संन्यास है, तो मैं ना आज बहुत सारे मेडिटेशंस करूँगी और है ना अपनी स्थिति बहुत अच्छे से बनाऊँगी और बहुत प्योर हो जाऊँगी मैं ध्यान करके। और उसके बाद मैं ओशो के साथ ध्यान दीक्षा होगी मेरी, तो ओशो मुझे मिलेंगे तो उनको ये तो लगेगा कि हाँ हाँ भाई ये प्योर है। ऐसा मैं सोचती थी। तो मतलब एक बहुत बच्चों वाला इनोसेंस था मेरे अंदर। सो मैं ध्यान के लिए, जिस ध्यान के लिए, क्योंकि ओशो के यहाँ टाइमिंग्स आर वेरी पर्टिकुलर, मतलब अगर 11 बजे का ध्यान है तो 11:01 पे आपको वो दरवाज़ा बंद मिलेगा। मतलब आपको पहले ही वहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुँच के अपना स्थान ग्रहण कर लेना है, क्योंकि डॉट 11 बजने में कुछ सेकंड बाकी होते हैं और दरवाज़ा बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो एकदम मतलब टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो मैंने कहा ध्यान करूँगी, तो मैं एक ध्यान के लिए गई। तो मैं जैसी गई तो देखा कि दरवाज़ा बंद है। तो मैंने कहा ये मेडिटेशन है ना यहाँ पे? तो बोले हाँ, तो मेडिटेशन तो चालू हो गया ना, 11:02 हो गया। मैंने कहा अच्छा 2 मिनट हो गया, ओके। सो आई मिस्ड दैट फर्स्ट मेडिटेशन, ओके। सो वहाँ पे एक ओशो का एक वो चार्ट मिलता है, उसमें लिखा होता है कौन से बजे, कितने बजे, कौन सी मेडिटेशन है, कौन से हॉल में है, यू नो कहाँ जाना है आपको, तो सब। और डेज लिखे होते हैं उसमें, मंडे टू ऑल 7 डेज का उसमें सब पूरा कोर्स होता है बटा हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वो चेक किया, मैंने कहा ओके अच्छा अभी नेक्स्ट ये वाली है, ठीक है मैं ये वाली ध्यान करती हूँ। तो फिर मैंने वो नेक्स्ट ध्यान के लिए मैं वेट करती रही। उसको भी टाइम था 45 मिनट्स थे, तो मैं वेट करती रही। और मैं कैफेटेरिया में बैठी थी, वहाँ पे एक मास्टर मिल गए जो वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, और ही वॉज अ जर्मन। और उनसे कुछ चर्चा करते 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 अचानक देखा कि अरे मेरा मेडिटेशन का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा मास्टर, आई नीड टू गो, आई हैव टू अटेंड दिस मेडिटेशन।
और मैं भागी 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 और मैं ओशो समाधि जहाँ पर है वहाँ पे था ये ध्यान, चैंगतुजू में, उसका नाम चैंगतुजू है। तो चैंगतुजू में मुझे जाना था और मैं भागी भागी भागी, और जैसे ही मतलब मैं वहाँ ऐसे देख रही हूँ दरवाजे को, और वो दरवाज़ा मेरे सामने बंद हो गया। तो मेरी दूसरी मेडिटेशन भी मिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरा मेडिटेशन क्यों मिस हो रहा है। उसके बाद बैक टू बैक थर्ड घटना सेम हुई कि 4 बजे लास्ट ध्यान होता है ये, मतलब शाम के वाइट ग्रुप मेडिटेशन से पहले कुंडलिनी ध्यान 4 बजे होता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बुद्धा हॉल हमारा एक है, हमने कहा कि ये 4 बजे वाला तो मुझे पक्का अटेंड करना है। और मैं एग्जैक्टली 4 बजने में कुछ मिनट पहले मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट, तो मैंने को जाना है। और मैं वहाँ जाके जो है बैठ गई, मैंने कहा तो मुझे ये तो अटेंड करना ही है। इतने में आई हैड दिस अर्ज ऑफ गोइंग टू वॉशरूम। तो मैंने कहा अरे यार वॉशरूम जाके आ जाती हूँ, क्योंकि एसी चलता है फुल और मार्बल फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे, कुछ मैट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा कि अरे यार वॉशरूम जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब वॉशरूम भी बहुत दूर है, मतलब पास पास में नहीं है, बहुत बड़ा आश्रम है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भाग भाग के जाऊँगी, भाग भाग के आ जाऊँगी। तो मैं भाग भाग के गई वॉशरूम, भाग भाग के वापस आई। जितनी देर में मैं वापस आई मैंने देखा दरवाजा टक बंद हो गया। अब जो है ना आई कम्प्लीटली लाइक यू नो लॉस्ट ऑल द होप्स कि अब तो ये तो लास्ट मेडिटेशन ऑफ द डे था बिफोर टेकिंग द संन्यास प्रक्रिया, अब ये भी मैं नहीं कर पाई हूँ। और मैं बहुत उदास हो गई, बहुत उदास हो गई। और मैं चलते 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 और सोचते सोचते कि मेरे क्यों सारे मेडिटेशन मिस हुए, आई वेंट टू द अदर साइड ऑफ द आश्रम जहाँ पे ओशो के मम्मी पापा की समाधि है, और वहाँ पे बैठने की जगह है, बैठ के वहाँ ध्यान कर सकते हैं, बॉम्बू ट्रीज वगैरह हैं। तो वहाँ बेंच पे जाके मैं बैठ गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और मैंने कहा कि मैं कितनी पापी हूँ, मैं कितनी ख़राब होंगी कि मतलब मैं कोई भी, मतलब मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कोई मेडिटेशन कर सकूँ। ये सब भाव मेरे अंदर चल रहे थे। और बहुत उस वक्त, अभी तो मैं हंस रही हूँ लेकिन उस वक्त मैं बहुत इमोशनली डाउन हुई थी, यू नो। और मैं रोने लगी, और मैं आंख बंद करके ऐसे रो रही थी, क्योंकि आते जाते लोग भी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे मुंह नीचे करके मैं रोई जा रही थी। और मैं अपने आप को कोसे जा रही थी कि तुम बहुत ख़राब हो, तुम बहुत बेकार लड़की हो, और है ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, दिस। और इतने में पता नहीं क्या घटना घटी कि जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि सारी प्रकृति रुक गई है। एंड सडनली समथिंग हैपेंड दैट आई लुक्ड एट द स्काई। मैं ऊपर ऐसे ओपन स्काई के नीचे ही थी, तो ऊपर ऐसे मैंने आकाश को देखा। तो जब मैंने आकाश को देखा तो मुझे आकाश को देख के ऐसा लगा कि मैं पहली बार आकाश को देख रही हूँ। मतलब आकाश ऐसा होता है, इतना गहरा, इतना विशाल, इतना विराट, इतना अनंत, और इतने सारे कलर्स होते हैं उसमें। मैं देख रही हूँ, आकाश को देख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आकाश मुझे पूरा निगल लेगा, पूरा ऐसे खींच लेगा, मुझे पूरा अपने अंदर समा लेगा। तो मैं एकदम से, जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं ना डूब रही हूँ आकाश के अंदर, तो मैं एकदम से डर गई। फिर मैं ना ऐसे पीछे हो गई थोड़ा सा। फिर सडनली मेरी नज़र पड़ी तो बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे, तो मैं पेड़ों पे नज़र पड़ी, मेरी प्रकृति में बैठी थी, मैं पेड़ों को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि सारे वृक्ष, सारी लताएं, सारी फूल, पत्ते, टहनियाँ, तने सब मुझसे बात कर रहे हैं। आई मीन दे आर टॉकिंग टू मी, वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं। और एक संवाद हो रहा है हमारे बीच में मुझे। और मैं उस पेड़ को ऐसे इतना ध्यान से देखने लगी। अब मैं जब उस पेड़ को देखा, मैं पहली बार मैंने ये रियलाइज किया कि एक पेड़ की पत्तियों में कितने सारे ग्रीन शेड्स होते हैं।
मतलब हम पेड़ यानी ग्रीन कलर ऐसा मानते हैं ना, लेकिन उस दिन पहली बार मैं अंदर से जैसे मेरे अंतर की दृष्टि खुली और मैं देख रही हूँ, तो मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि पेड़ के अंदर भी इतने सारे ग्रीन के शेड्स होते हैं। मतलब एक ये डार्क ग्रीन कलर होता है, ये लाइट होता है, ये ऑलिव ग्रीन होता है, ये ग्रीन होता है, ये पैरेट ग्रीन होता है, इतने सारे ग्रीन शेड्स होते हैं एक पेड़ के अंदर। उसके बाद वहां से ऐसे बर्ड्स जा रहे हैं, जैसे जैसे बर्ड्स जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्ड्स राइम करते हुए जा रहे हैं, तो मतलब वो जैसे मेरे लिए ही राइम कर रहे हैं, यू नो, दे सिंगिंग फॉर मी। सो आई जस्ट कनेक्टेड विद द नेचर। और ये घटना घटती जा रही थी और मैं जहाँ जिस चीज़ पे भी नज़र डाल रही थी वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जागृत हो गई है और वो सारी सब मुझसे बात कर रहे हैं, यू नो, जैसे हम में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, हम लोग एक ही हैं। बड़ा अद्भुत था वो एक्सपीरियंस। और मैं इतना स्टन्ड हो गई थी, मतलब मेरा माइंड एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो गया था और मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा था। और मैंने आंख बंद की तो बिलीव मी, एक्चुअली मुझे ओशो की आवाज़ आई। अपने भीतर। और ओशो ने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम सारी यात्रा करके आई हो पीछे, बहुत लंबी यात्रा करके आ रही हो तुम। You are an ancient one, he said. I still remember. He said, you have done a long journey, you're the ancient one. And you don't need to do anything. अब तो तुझे कुछ ना करने का अभ्यास डालना है। ये बात मैंने सुनी और उसके बाद में वो आवाज़ लुप्त हो गई और वो जो घटना मुझे सब दिख रहा था वो सब बंद हो गया। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एकदम निर्विचार शून्य अवस्था हो गई थी मेरी। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये क्या था, हुआ क्या। एक्चुअली बहुत साल तक नहीं समझ पाई इस बात को, ये जो हुआ मेरे साथ। और दीक्षा प्रक्रिया भी जो होती है, आप यकीन मानिए कुछ भी नहीं होता है उसमें, सिर्फ आत्मा और परमात्मा में एक मौन बातचीत, एक वार्तालाप, एक संवाद होता है और सब मौन में घटित होता है। जिन्होंने भी अपना नाम लिखवाया है उनका नाम पुकारा जाता है 1 by 1 और वहाँ पे म्यूज़िक चलता है, लाइव म्यूज़िक चलता है। और जब आपका नाम पुकारा जाता है तो वो जो पूरा सर्कल ओशो सन्यासी बना के बैठे होते हैं, उसके बीच में एक स्पॉटलाइट होती है, वहाँ पे आपको बिठा देते हैं। और वहाँ बिठाने के बाद में एक 2 मिनट का ओशो का कोई भी प्रवचन लगाया जाता है। और ये बड़ी कमाल की बात है कि जो प्रवचन उस वक़्त लगाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रवचन लगाया जाता है, तो जो भी वो 2 मिनट का प्रवचन लगाया जाता है और उस वक़्त आप स्पॉटलाइट में बैठते हो और वो जो आपका कनेक्शन बनता है, वो प्रवचन सिर्फ आपके लिए होता है, सिर्फ आपकी चेतना, आपकी आत्मा का के लिए एक डिवाइन मैसेज होता है, यू नो। सो मैं बैठ गई, जाके सर्कल में मेरा नाम पुकारा गया। तो उन्होंने जब पूरा डार्क हो जाता है और उसके बाद आप स्पॉटलाइट में बैठते हो और मैं बीच में बैठी और ओशो का प्रवचन शुरू हुआ और मैंने महसूस किया जैसे मेरी जो अंतर ज्योति है वो जैसे कि मतलब उसकी लाइट एक्सटेंड ऐसे होती जा रही है वो मेरी बॉडी से, और वो एक्सटेंड होकर धीरे धीरे मेरे सर से बाहर निकल रही है और बाहर निकल के वो एक बहुत बड़ा सा ऐसे ओशन ऑफ लाइट है और उसमें वो जैसे कि वननेस में हो गई, मतलब वन हो गई, वो मेरी ज्योति कहीं खो गई, लुप्त हो गई। तो ये अनुभव मुझे हुआ। और ध्यान की अवस्था थी तो एक खुमारी आ जाती है, यू नो, तो इतना समझ में नहीं आता है एक्चुअली, दिमाग चलता नहीं है। तो जो एनालिटिक दिमाग है वो बिल्कुल
डेड हो चुका होता है, तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो शब्द भी नहीं होते हैं कि आप कैसे, जो अंदर आपकी घटना घट रही है या जो आप महसूस कर रहे हो कैसे हो। तो खैर ये हुआ, और उसके बाद मुझे नाम मिला माँ प्रेम संदेश, और पता नहीं वो नाम क्या मिला, ओशो ने जैसे मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया 360 डिग्री। ये संन्यास लेने के बाद पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि एक वो पारस मणि होती है ना, उसने मुझे छू लिया और मैं स्वर्ण की बन गई। कुछ इस तरह की घटना घटी मेरे साथ में। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.